शीतयुद्धीय राजनीति की कैद में भारत, इस कड़ी में आज के एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरह से पूरे के पूरे शिक्षा जगत को, पाठ्यक्रम को और दूसरी चीज़ों को प्रभावित किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। मैं किसी एक या दो पुस्तक के निकाले जाने या रखे जाने के ऊपर विचार नहीं करना चाहता। आज कोई पुस्तक है, कल कोई पुस्तक है, वो हो सकता है, लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है? आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? डार्विन की थ्योरी हटा दी, मुगल सल्तनत में जो काम हुए थे वो उसके बारे में जिक्र करना बंद कर दिया। क्यों कर रहे हैं ये लोग? कारण क्या है कि जो कोल्ड वार का जो मॉडल है, उस मॉडल की खूबी यह है कि वह एक चीज सजेस्ट करता है जो लोग उसके अनुयायी हैं उनके लिए, वो ये कि इतिहास की सारवान और वैज्ञानिक व्याख्याएं वे सारहीन हैं, बेकार। और इतिहास के लिए हमें कपोल कल्पनाओं पर जोर देना चाहिए, और यही वह प्रस्थान बिंदु है जहां से निर्देशित होकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाठ्यक्रमों में लगातार उन तमाम चीज़ों पर हमले हो रहे हैं जिन्हें हम लोग तमाम छोटे छोटे रेफरेंस जो सोशल मीडिया में, अखबारों में आ रहे हैं, उसके जरिए जान पाते हैं कि एनसीईआरटी की किताब में फला को निकाल दिया। ये किसी को निकालने और रखने की समस्या नहीं है, समस्या इससे भी ज़्यादा गंभीर है। वो ये कि मतलब जब हम बात करें कोई पुस्तक क्यों निकाली गई और कोई पुस्तक क्यों रखी गई, तो उसके पीछे कोई पॉलिटिक्स होगी। तो सतह पर तो आपको आरएसएस दिखाई दे रहा है, सतह पर तो आपको नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके भी माता पिता हैं कोई जिनके निर्देश में ये और जिनके ज्ञान के आदेश में ये काम कर रहे हैं, और जिसे कहते हैं अमेरिकी शीतयुद्धीय राजनीति के सैद्धांतिक निर्देश। अमेरिकी दृष्टिकोण से तैयार की गई शीतयुद्धीय राजनीति के जो सैद्धांतिक निर्देश हैं, उसमें एक निर्देश यह भी है कि पठन पाठन के लिए, आम जनता में विमर्श के लिए, विश्वविद्यालयों में सामान्य डिस्कशंस के लिए इतिहास की सारवान व्याख्याएं, वैज्ञानिक व्याख्याएं अप्रासंगिक हैं, गैर जरूरी हैं। सो बेहतर यह है कि इसकी शुरुआत की जाए और पाठ्यक्रमों से इन्हें बहिष्कृत किया जाए। वह जगह है जहां से कि ये चल रहे हैं, ये इनके गाइड नागपुर वाले नहीं हैं, इनके नए गाइड जो है वाशिंगटन वाले हैं। नागपुर वाले तो वाशिंगटन वालों के खाली एजेंट हैं। कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का जो सैद्धांतिक मानक है वो इस बात पर जोर देता है कि अधिक से अधिक कपोल कल्पनाएं पढ़ाई जाएं और बताई जाएं, झूठी कहानियां और किस्से गढ़े जाएं और पढ़ाए जाएं इतिहास के बारे में। एक और चीज देखी गई उसमें यह था कि जितने भी वे लेखक हैं जो उदारवादी हैं, जो रैशनलिस्ट हैं या समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, उनको खास तौर पर, जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से प्रभावित है, उनको खास तौर पर निशाना बनाया जाए। यह कोल्ड वार का मॉडल है। अब आप कर क्या रहे हैं कि आप बहस कर रहे हैं किन विषयों पर? आप किताब के रखे जाने और अरे किताब रखी जाए या निकाली जाए, सवाल ये नहीं है। सवाल यह कि वे क्यों कर रहे हैं। और इससे भी बड़ा सवाल जो कायदे से पूछा जाना चाहिए, क्या हमने अब तक जो साइंटिफिक सिलेबस एनसीईआरटी में पढ़ाया, उससे हमने साइंटिफिक थिंकिंग के नौजवान तैयार किए? तो साइंटिफिक थिंकिंग के नौजवान क्यों नहीं तैयार हो पाए? क्या वजह थी कि जो नौजवान एनसीईआरटी से पढ़ के निकला, उनमें से अधिकतर नौजवान आरएसएस के पास चला गया? क्या वजह थी? एक बड़ी वजह थी जिसकी तरफ कांग्रेस ने भी ध्यान नहीं दिया और दूसरे लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। कोल्ड वार की पॉलिटिक्स लगातार एक चीज हमारे जहन में उतार रही थी
संयोग की बात है ये काम आरएसएस कर रहा था और दूसरे संगठन भी कर रहे हैं अपने तरीके से। वो ये कि इतिहास की सारवान व्याख्याएं और वैज्ञानिक व्याख्याएं अप्रासंगिक हैं, गैर जरूरी हैं। हमें इतिहास की काल्पनिक कपोल कल्पनाएं और उससे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं जो कि विशुद्ध कल्पना पर आधारित हैं, उन पर चर्चा करनी चाहिए, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए और उनमें आनंद लेना चाहिए। और इससे सबसे ज्यादा कौन लोग प्रभावित थे? सबसे ज्यादा शिक्षक प्रभावित थे। तो शिक्षकों की दिमाग की धुलाई, शिक्षकों को साइंटिफिक टेम्पर से युक्त करने का काम, शिक्षकों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास की महत्ता को जेहन में उतारने का काम तो हमने किया नहीं। हमने पाठ्यक्रम बनाया और नीचे लागू कर दिया और शिक्षकों को राम भरोसे छोड़ दिया। तो जाहिर है फिर तो राम राम सत्य होगी। शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट अगर विद्यार्थी है तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट जो है वो शिक्षक है। तो शिक्षक को तो हमने ये बोध पैदा ही नहीं किया कि उसको ये समझ में आए कि इतिहास का मतलब है सारवान इतिहास, कपोल कल्पनाएं नहीं, किंवदंतियां नहीं। इतिहास का मतलब है वैज्ञानिक इतिहास। तो शिक्षक को तो हमने सिफारिश के आधार पर भर्ती किया, योग्यता के आधार पर भर्ती किया, लेकिन उसके अंदर हमने ये टेस्ट नहीं किया कि क्या उसके पास में इतिहास का वैज्ञानिक विवेक, इतिहास की वैज्ञानिक दृष्टि भी है। अगर शिक्षकों के पास इतिहास की वैज्ञानिक दृष्टि रही होती तो इतनी बड़ी संख्या में यूथ हर हर मोदी, घर घर मोदी करते हुए नहीं आता सामने। तो कोल्ड वॉर के जो इस आइडियोलॉजिकल हमले को हमने बहुत हल्के में लिया। सरकार के आने जाने और पाठ्यक्रम बनाने और नहीं बनाने के साथ संकुचित करके देखा। समस्या इससे भी बड़ी है। तो आप तो अमेरिका को डिस्कस नहीं करते, अमेरिका को टारगेट पर नहीं लाते, आप टारगेट पर लाते हैं आरएसएस को। आरएसएस को टारगेट पर रखिए, लेकिन आरएसएस के जो माता पिता हैं अमेरिका वाले, शीत युद्ध राजनीति वाले, उनको केंद्र में लाइए। एक अन्य चीज है, वो ये कि पिछले 25-30 साल में, 30 साल में स्पेशली, एक काम बहुत तेजी से हुआ। वो काम क्या था? एक चीज चली आ रही थी हमारे जेहन में कि लोग तो जन्म से ही जो असमान होते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने संविधान में संशोधन किया और सबको समान अधिकार दिए और समान दृष्टिकोण से देखने का नजरिया दिया और एक संवैधानिक आधार दिया। और सबने समानता की खूब बातें की। समान होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, हिंदू मुस्लिम समान होते हैं, शूद्र और जो है ब्राह्मण समान होते हैं। ये सब समानता की खूब बातें की गई। और इस समानता की बातों के क्रम में जो चीज छूट गई वो ये थी कि जो वास्तविक जीवन में असमानता थी वह हमारे हाथ से निकल गई। और ये फिर प्रचार किया गया और खासतौर पर आरएसएस के जरिए प्रचार किया गया। भारतवासी तो जन्म से समान थे। अब कर लो बहस। जब आपने समानतावादी डिस्कशन ओपन किया तो इसको टेक ऑफ किया किसने? आरएसएस ने। कि भारत तो एक ऐसा आदर्श देश है जहां के सब लोग समान थे, सब लोग हिंदू थे, कोई भेदभाव नहीं होता था।
लेकिन जो असमानता थी उस असमानता को तो हमने खोला नहीं, असमानता के रूपों पर तो बहस नहीं की, वो तो हमने स्थगित कर दी। अब हम समानता की बहसों में लग गए। इसने क्या किया कि एक नए किस्म के सामाजिक ध्रुवीकरण को जन्म दिया। और नया सामाजिक ध्रुवीकरण क्या था, जिसमें के मिक्सिंग थी, विभिन्न जातियों के बीच में सम्मिश्रण था, विभिन्न धर्मों के मानने वालों के बीच में सम्मिश्रण था, और ये सम्मिश्रण जो है वो तेजी से आगे बढ़ता गया और समानता का दृष्टिकोण इससे मजबूत हुआ। लेकिन इसमें एक खतरा भी पैदा हुआ। वो खतरा क्या था कि जो मिश्रित ग्रुप तैयार हो रहे थे, जहां समानता की सबसे ज्यादा बातें हो रही थी, समानता के बारे में सबसे ज्यादा दावे किए जा रहे थे कि हम समान हैं, हम समान हैं, वहां सबसे अधिक मिलिटेंसी पैदा हुई। और मिलिटेंसी नहीं, गुंडागर्दी पैदा हुई। मैं जातियों के नाम नहीं लेना चाहता, जो सब समान है, और सब समान की प्रक्रिया में जो सम्मिश्रण की प्रक्रिया शुरू हुई, उस सम्मिश्रण की प्रक्रिया का एक संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में रूपांतरण होना जरूरी था, लेकिन उसका वहां रूपांतरण होके मिलिटेंसी में रूपांतरण हुआ। तो विभिन्न जो समुदाय उभर कर आए, उनमें तरह तरह की मिलिटेंसी के रूप, उग्रवादी रूप सामने आए। उनमें महिला ग्रुप भी है, उसमें दलितों के ग्रुप भी हैं, उसमें ब्राह्मणों के ग्रुप भी हैं। तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये समानता की धारणा एक स्टेज के बाद में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में दाखिल न होने की बजाय मिलिटेंसी की प्रक्रिया में दाखिल हो गई, और ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक चीज थी। और इसने चारों तरफ पूरे देश में विभिन्न किस्म के मिलिटेंट ग्रुप तैयार किए। कुछ राजनीतिक थे, कुछ सांस्कृतिक थे, कुछ सामाजिक थे, और संयोग की बात थी कि इन सभी ग्रुपों में आरएसएस सक्रिय था। आपने नारा दिया था समानता का, और विषमता को डिबेट के डिस्कशन से बेदखल कर दिया था। आपके नारे को हाईजैक किया आरएसएस ने, क्योंकि कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का यह दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू था कि समानता के जितने भी आंदोलन हैं उनको मिलिटेंसी की दिशा में ले जाओ। और जब उसे मिलिटेंसी की दिशा में ले जाएंगे तो जाहिर है कि क्राइम एसेंशियल है उसका हिस्सा। किसी भी रंगत का उग्रवाद हो, चाहे वो हिंदू के नाम से हो, चाहे वो मुसलमान के नाम से हो, चाहे वो सिख के नाम से हो, किसी भी किस्म का उग्रवाद हो, वो अल्टीमेटली अपराधीकरण और अपराधी समाज की सृष्टि करता है। और ये वह एरिया है जहां पर कि कोल्ड वार ने भारत की जो एक मिश्रित संस्कृति, मिश्रित सभ्यता और सेक्युलर सोसाइटी के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए अपने दूसरे फार्मूले यानी समानतावादी आंदोलनों को मिलिटेंट आंदोलनों में कन्वर्ट करो। जो लोग समानता की बात कर रहे थे वो सबसे ज्यादा मिलिटेंट थे, चाहे वो किसी भी बात के, वो भीम के पक्ष में हो, या नीम के पक्ष में हो, या करेला के पक्ष में हो, या वो राम के पक्ष में हो, चाहे वो बलराम के पक्ष में हो, सब मिलिटेंट। मिलिटेंसी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं। इसने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में विभिन्न विचारधारा के दलों के अंदर अधिनायकवादी प्रवृत्ति को फलने फूलने का मौका दिया। सबसे पहले इसकी अभिव्यक्ति मिलिटेंसी की बंगाल में हुई,
बड़े पैमाने पर नक्सलवादी आंदोलन पैदा हुआ। और अधिनायकवाद की अभिव्यक्ति कहां हुई? कांग्रेस में हुई। और वही अधिनायकवाद जब 78 में जब लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया और 34 साल तक शासन में रहा, तो लेफ्ट फ्रंट में भी यह चीज दिखाई दी। वही मिलिटेंसी अब जब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी के यहां भी दिखाई दी। तो ये समानतावादी आधार पर निर्मित आंदोलन अल्टीमेटली भारत में मिलिटेंसी की दिशा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए, जो कि कोल्ड वॉर की बहुत बड़ी सांस्कृतिक राजनीतिक उपलब्धि मानी जा सकती है। और इसको निर्मित करने में, इसके प्रति लड़ने में कौन लोग थे शामिल, कौन लोग नहीं थे, इनकी छानबीन की जानी चाहिए। एक अन्य चीज जो कि कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स ने की और वो बहुत खतरनाक ढंग से की, वो क्या थी? पहले यह था कि डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण थी, दल महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन नई जो प्रवृत्ति पैदा हुई, वो नई प्रवृत्ति यह पैदा हुई कि अब राजनीतिक दल और उससे जुड़ना महत्वपूर्ण हो गया, लोकतंत्र महत्वपूर्ण नहीं रह गया। और इसने डेमोक्रेसी की बड़े पैमाने पर क्षति की। किसी के लिए कांग्रेस महत्वपूर्ण थी, उससे जुड़ना महत्वपूर्ण था क्योंकि काम होते थे। किसी के लिए सीपीएम महत्वपूर्ण थी क्योंकि उससे जुड़ना, वो काम कराने में मदद करता था। डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण नहीं थी। लोकतांत्रिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचनाएं महत्वपूर्ण नहीं थी। महत्वपूर्ण था राजनीतिक दल। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स का तीसरा बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, जिसने कि सारी दुनिया को प्रभावित किया और लोकतंत्र को कमजोर किया, कि लोकतंत्र में लोकतंत्र महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि राजनीतिक दल महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जगह है, ये जगह अपने आप में चिंता की जगह है। और यहां से लोकतंत्र के क्षय की प्रक्रिया शुरू होती है। आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।